तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द circumferences of two circles are in the ratio 4:5. What is the ratio of their radii? सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है और सर्कमफ्रेंस आपको पता होगा कि कहते किसको है। सर्कमफ्रेंस कहते हैं सर्किल की आउटर बाउंड्री की टोटल डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस कहते हैं और इसका फार्मूला होता है 2πr और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है c से। ठीक है, एक सर्किल ये है, एक और कोई सर्किल है, सपोज ये है, इसका भी फार्मूला हो जाएगा c इक्वल टू 2πr। ठीक, एक सर्कमफ्रेंस ये है और एक सर्कमफ्रेंस ये है, इसलिए हम इसको c1 और c2 कर लेंगे और इसके रेडियस r1 और r2 कर लेंगे, क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों की डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सर्कमफ्रेंसेस का रेशो गिवन है, यानी c1 रेशो c2 गिवन है और ये गिवन है 4:5। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है r1 रेशो r2 फाइंड करना है। ठीक है, तो c1 इक्वल टू हो जाएगा 2πr1 और c2 हो जाएगा 2πr2। निकालेंगे c1 बाई c2 कर देंगे तो हो जाएगा 2πr1 अपॉन 2πr2। 2π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 बाई r2। तो c1 बाई c2 इक्वल टू r1 बाई r2। ओके, c1 बाई c2 कितना गिवन है 4/5 इक्वल टू r1 बाई r2। तो r1 रेशो r2 इक्वल टू 4:5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन गिवन है 16:25, ऑप्शन बी गिवन है 25:16, सी गिवन है 2/5 एंड डी गिवन है 4/5। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² -1। पॉलिनोमियल हमारे पास है x² -1, इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे x² -1। ठीक, अब इस x² -1 में इसको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विद ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहां हम देख रहे हैं x² है और -1 है, यहाँ पे ये वाला टर्म इसमें नहीं है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 × x -1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, x² का कोएफिशिएंट 1 होगा। b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 0 है और c की वैल्यू हमें मिलेगी -1। ठीक, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -b 0 है अपॉन a की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। इसमें ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर ए इसका गिवन है 2, ऑप्शन नंबर बी गिवन है 1, ऑप्शन नंबर सी गिवन है -1 एंड ऑप्शन नंबर डी गिवन है 0। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
जो कि 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या आएगा ये बताना है। tan स्क्वायर थीटा आएगा, या b है sec स्क्वायर थीटा आएगा, या c है 1 आएगा, या d है -1 आएगा। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपन साइन थीटा cot थीटा होता है। तो ये देगा cot स्क्वायर थीटा -1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपन साइन होता है cosec के, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। जब इस पर स्क्वायर लग जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा। ठीक, इस पर स्क्वायर लगेगा तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ये कितना आ गया, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब हमें देखना है कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। तो ये आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर cosec स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करके उस साइड कर दें, राइट हैंड साइड में कर देंगे, तो इधर आएगा 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक, ओके, चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी। इसमें गिवन है कि पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन गिवन है, पहला 20.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 27 सेंटीमीटर, सी है 48 सेंटीमीटर एंड डी इज 64 सेंटीमीटर। ठीक, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ये इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू आर, और एक ट्राइंगल और बना लिया जिसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। ठीक है, पी क्यू आर में पी क्यू 6 है, या 6 है, ए बी इसमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ए बी सी का पेरीमीटर गिवन है, और हमें पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये गिवन है कि पी क्यू आर और ए बी सी ये दोनों
सिमिलर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशो उनके पेरीमीटर के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो उनके पेरीमीटर के रेशो के इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है। ठीक, तो ये और ये साइड, इन दोनों के साइड का रेशो इनके पेरीमीटर के रेशो के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा PQ अपॉन AB इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। So PQ is given here 6 and AB is 8 equals to perimeter of PQR, that is to be find out, then it will be perimeter of triangle PQR upon perimeter of triangle ABC is 36. Okay, so perimeter of triangle PQR equals to cross multiply 6 into 36 upon 8। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 is 8, 4 9 is 36, 2 1 is 2, 2 3 is 6, 3 9 is 27। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो इस तरह से इसको कर लेंगे और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 has two real and equal roots, then what will be the value of c? ऑप्शन हमारे पास है -b/2a, ऑप्शन नंबर बी है b/2a, सी है -b²/4a एंड डी है b²/4a। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट होने पर क्या होता है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट आता है d इक्वल टू b²-4ac होता है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से डी फाइंड करेंगे, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। ठीक है, एंड d इज गिवन बाय b²-4ac, b²-4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू b ही है, a की वैल्यू a ही है, c की वैल्यू c ही है, मतलब ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसमें हमें b की वैल्यू कोई अलग से नहीं लेना है, b की वैल्यू b ही है, a की वैल्यू a है और c की वैल्यू c है। तो b²-4ac ये d के इक्वल हो गया और रूट्स इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो b²-4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से हम फाइंड करेंगे b² इक्वल टू हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 4ac। हमें फाइंड क्या करना, c फाइंड करना, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² अपॉन 4a।
सी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन 4a। कहाँ मिला हमें? ये वाला ऑप्शन मिला, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है इस तरह से, ये फिगर गिवन है, यहाँ पे एक लाइन ऐसा ड्रा की गई है, ये लाइन इसके पैरेलल है और इसका नाम है ए ई सी डी एंड ये है डी। ओके, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ये वाली यहां से यहां तक, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है और इसमें बताया है कि ये डी पैरेलल टू बीसी है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एई की लेंथ। एई की लेंथ निकालना है। ऑप्शन हमारे पास है, ए है 2 सेंटीमीटर, बी है 2.25 सेंटीमीटर, सी है 3.5 सेंटीमीटर एंड डी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा। तो देखिए क्या होगा। तो इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो हम ये देखेंगे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक, जब किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो उसकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है तो इसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। प्रोपोर्शनल हो जाने का मतलब क्या है कि इसका एडी और एबी का रेशो एई और एसी के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे, ये हो जाएगा कि एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। जब किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन पैरेलल टू एनी वन ऑफ द साइड ड्रा की जाती है तो उसकी सारी साइड क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में जब कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रा की जाती है तो साइड्स क्या होती है? आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये एडी अपॉन एबी इक्वल टू ए अपॉन एसी हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। बट हमें यहाँ पे डी ई बी सी गिवन है, हमें ई सी गिवन है, तो हम ये वाला रेशो लेंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुटअप कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ए सी गिवन नहीं है तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी को लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी को लिखा जा सकता है ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ठीक, क्योंकि ई सी गिवन है और ए ई हमें फाइंड करना है तो हम ए सी को ब्रेक कर लेंगे, ए ई प्लस ई सी। तो ए डी कितना गिवन है? 80 गिवन है 3, और ए बी कितना गिवन है? 7 इक्वल टू ए ई कितना गिवन है? हमें फाइंड करना है, और ए ई हमें फाइंड करना है, प्लस ई सी कितना है? 3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 3 ए ई प्लस 3 3 9
इक्वल टू 7a, 7a, ठीक। a को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो 9 इक्वल टू 7 ae माइनस 3 ae, 9 इक्वल टू 7 a से 3 a सेपरेट करेंगे 4 ae आ जाएगा, तो ae इक्वल टू आ जाएगा 9/4। सो ae इक्वल टू इसको डिवाइड कर लीजिए तो 2.25 आ जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इसमें कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 पिंक, 8 ब्लू एंड 7 येलो balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink ball? एक बैग है, उसके अंदर 5 पिंक बॉल है, 8 ब्लू है एंड 7 येलो बॉल्स हैं। उस बैग में से एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है। रैंडमली का मतलब यह है कि ऐसे हाथ डाला और निकाल लिया, मतलब हमने कोई इंटेंशन नहीं किया कि हमें कौन से निकालना, जो हाथ में आई निकाल। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक, कि ब्लू भी ना निकले और पिंक भी ना निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी बॉल्स है और कितनी बॉल्स है। तो हमारे पास पिंक बॉल्स कितनी है? पिंक बॉल्स को हम पी से लिख रहे हैं। पिंक बॉल्स कितनी है, ये गिवन है। पिंक बॉल्स हैं 5 है एंड ब्लू बॉल्स है 8 एंड येलो है 7। ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल बॉल्स इक्वल टू हो जाएगी 5 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू 5 एंड 7 12 20। टोटल बॉल्स हो गए 20। हमें क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी निकालनी है नाइदर a blue nor a pink, neither a blue nor a pink, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ब्लू भी ना हो पिंक भी ना हो, neither a blue nor a pink, ब्लू भी ना हो पिंक भी ना हो। अगर ब्लू भी नहीं है पिंक भी नहीं है तो कौन सी होगी? तो फिर येलो होगी। अगर ब्लू भी नहीं है पिंक भी नहीं है तो कौन सी होगी? तो फिर येलो होगी। ठीक है, तो हमें निकालना प्रोबेबिलिटी नाइदर अ ब्लू नॉर पिंक। तो ब्लू भी नहीं है पिंक भी नहीं है तो कौन सी होगी? तो फिर येलो होगी। येलो कितनी है? 7 है। ठीक, और टोटल बॉल्स कितनी है? 20 है। तो प्रोबेबिलिटी नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक इज 7/20 हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस गिवन है, पहला ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 2/5, ऑप्शन नंबर सी है 7/20, ऑप्शन नंबर डी है 13/20। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक, वो क्या होगी? 7/20 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। The volume of a right circular cone whose area of the base is 156 centimeter square and the vertical height is 8 centimeter. वॉल्यूम हमें निकालना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ द बेस गिवन है, एरिया ऑफ द
बेस गिवन है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्टिकल हाइट गिवन है, वर्टिकल हाइट गिवन है, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, कोण बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास कोण। ठीक, क्या गिवन है? वर्टिकल हाइट ये हो गई, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया ऑफ द बेस, ये इसका बेस है, और कोण का बेस जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, सॉरी सर्कुलर होता है। तो एरिया ऑफ द बेस गिवन है, यानी कि सर्किल का हमें एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ द बेस पहले लिख देते हैं, एरिया ऑफ द बेस ये गिवन है 156। ठीक, 156 गिवन, और ये सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये है 156। पाई की वैल्यू पुट अप करते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 156। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 156 इंटू 7/22। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 156 इंटू 7/22। 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 22, 11 1 11, 11 6 2 8 16, 11 1 11, कितना लिखा? 4 लिखा। एक सेकंड, आर स्क्वायर कितना आया हमारे पास? 156 इंटू 7/22। ओके, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही पुटअप कर लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वॉल्यूम। तो कैसे निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर तो इसमें आता ही है, तो ऐसा हम कर लेते हैं, ये कोई वैल्यू पुटअप ही नहीं है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लगेगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये 156 गिवन है इंटू वर्टिकल हाइट। ठीक, इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 5 15, 3 2 6, ये कितना हो जाएगा? 8 2 16 एंड 8 5 40 एंड 41, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है 12। 12 के अंदर हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है 2496 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन गिवन है 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन गिवन है 1664 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी क्यूब है, क्यूब इतना क्यूब, एंड डी इज गिवन 416 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हमने कितना फाइंड किया है? हमने फाइंड किया है 416 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा कोन का। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 chairs and 1 table cost ₹900, whereas 5 chairs and 3 tables cost 2100. If the cost of 1 chair is X rupees and the cost of 1 table is Y rupees, then the situation can be represented algebraically as।
यहाँ पे गिवन है कि 1 चेयर की कॉस्ट x रुपीस है, ठीक, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू रुपीस x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू रुपीस y, ये गिवन है। इसमें पहला इक्वेशन है, पहली कंडीशन है कि 3 चेयर्स है और 1 टेबल है। तो अगर 3 चेयर्स हम देंगे, 1 चेयर इतने की है तो 3 चेयर कितने की हो जाएगी, 3 चेयर हो जाएंगी 3x की। 1 टेबल है, 1 टेबल y की, ठीक, और इनकी टोटल कॉस्ट है 900 रुपीज। ओके, फिर अगेन है 5 चेयर ली है तो 5x हो जाएगा, 3 टेबल्स ली है तो 3y होगी। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 2100 है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। इसमें गिवन है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 900 कॉमा 3x प्लस 5y इक्वल टू 2100। बी ऑप्शन है इसका, x प्लस 3y इक्वल टू 900 कॉमा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 2100। सी वाला है 3x प्लस y इक्वल टू 900 एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100। एंड डी वाला है, ऑप्शन नंबर डी है, x प्लस 3y इक्वल टू 900 एंड 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आई है, इक्वेशन जब हमने फॉर्म किया है तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 900, 3x प्लस वाई इक्वल टू 900 इसमें है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100, 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PA and PB are tangents from external point P to a circle with center C and Q is any point on the circle, then the measure of angle AQB is। तो एक फिगर गिवन है, इस तरह से सर्कल है और एक यहाँ पे टेंजेंट ऐसे है और दूसरी टेंजेंट इस तरह से ऐसे है। ये एंगल है 55 डिग्री, ये पॉइंट है P, ये है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। इसका सेंटर है ये, इसका नाम है C और इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है और फिर इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। ये पॉइंट है Q। तो हमें बताना है एंगल AQB क्या होगा। ऑप्शंस हमारे पास है 62 1/2 डिग्री, बी ऑप्शन है 125 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 55 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। ओके, तो हमें फाइंड करना है AQB, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का है। ये 90 का बनेगा, ये 90 का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट पर जो लाइन ड्रा की जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। यानी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 और ये 90।
तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इन, देखिए ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ए सी बी टी, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री और माइनस ये 90, ये 90, तो 90, ठीक, और प्लस 90 और प्लस 55। ओके, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 360 माइनस कितना हो जाएगा, 180 एंड 55, 135 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 18 एंड 5 23, 235। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू, ये सब कट करेंगे, 0 से 5 गया 5, 5 से 3 गया 2 एंड 3 से 2 125। ये वाला एंगल आ जाएगा 125। हमें फाइंड करना है एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी। यह एंगल हाफ क्यों होगा, एंगल ए क्यू बी हाफ होगा एंगल ए सी बी का। क्यों होगा, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस आर्क ने बनाया है और ये वाला एंगल भी इसी आर्क ने बनाया है। ठीक है, तो जब एक एंगल सेम आर्क से एक एंगल सेंटर पर बनता है और उसी आर्क से एक एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर, तो ये सेंटर वाला एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल का, या ये कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है टू द एंगल दैट इज मेड एट द सेंटर। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the remaining part of the circle is half to the angle that is subtended at the circle by the same arc। ठीक, ये थ्योरम है। तो ए क्यू बी क्या हो जाएगा, हाफ ए सी बी हो जाएगा। तो एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 1/2 एंड ए सी बी कितना फाइंड किया है, 125 फाइंड किया है। तो एंगल ए क्यू बी कितना हो जाएगा, 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 6 12, 2 to the 4, 1/2। तो 62 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।